आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं देवसेना का गीत। ठीक है, देवसेना का गीत हमारा जो चैप्टर है इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मतलब इसके कवि का नाम क्या हो गया भाई? जयशंकर प्रसाद हो गया। यहाँ पर देख लीजिए देवसेना का जो गीत है इसको कहां से लिया गया है? तो इसको स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देवसेना का गीत जो है इसको कहां से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और जो हमारा कर्नेलिया का जो गीत है भाई इसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए, हो सके पूछ लिया जाए। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक और कर्नेलिया का जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है भाई 1888 को हुआ था। नोट करते चलिए आप लोग फटाफट। ठीक है, बहुत स्पीड देखेंगे, चला यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हिंदी है, बस देखते चलिए, समझते चलिए, लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, काशी, जो कि काशी में है, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी जिसको बनारस वगैरह भी बोला जाता है, तो वाराणसी में हुआ था, याद रखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे? देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटक लिखे ये चीज आपको बताना है। पहले आप ऑप्शन को देखिए, एक है आपका 5, एक आपका 6, एक आपका 8, एक आपका 7। ध्यान सुनिएगा बात को। यहाँ पर पहले आप एक नोट नीचे जो दिया गया है इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी एवं बभ्रुवाहन, चंपू तथा अपूर्ण अग्निमित्र को छोड़कर 8 ऐतिहासिक, देखिए 8 ऐतिहासिक लिखा था, 8 ऐतिहासिक नाटक था, 3 पौराणिक नाटक था, 8 3 11 हो गया, और 2 भावात्मक नाटक था। यानी ये सबको छोड़कर इन्होंने कुल मिलाकर 13 नाटकों का रचना किया था। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी भाई 13 नहीं दिया गया है, और कहीं पर भी ऑप्शन में ना तो 2 दिया गया है ना 3 दिया गया है, बल्कि ऑप्शन में दिया गया है 8, जो कि हमारा ऐतिहासिक रचना था, ऐतिहासिक नाटक था। इसलिए यहाँ पर 8 पे आप लोग टिक करिएगा, कोई गलती नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है सीधे 8 पे टिक करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी जो था वह इसका अंतिम नाटक, इनके लास्ट वाला नाटक है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया, 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग सोचिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग सोचिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। देवसेना मालवा की किस राजा की बहन है? तो बंधु वर्मा इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बंधु वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देवसेना को किसकी चाह थी? तो स्कंदगुप्त की, मतलब स्कंदगुप्त से वह बेपनाह मोहब्बत करते थे एक्चुअल में। ठीक है, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो देवसेना को किसकी चाहत थी? तो स्कंदगुप्त की चाहत थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति है, क्या अभिव्यक्ति है? तो देवसेना की वेदना की, जो देवसेना की जो पीड़ा है ना, जो दर्द है, जो तकलीफ है, बस उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है कि श्रमित स्वप्न की मधुवाया में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही जल्द आप लोगों का अलंकार से रिलेटेड आपका एक मतलब आ जाएगा वीडियो। ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, बस खल्लास। आपको पता है कि हमारा ट्रिक कैसा होता है, आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। लेकिन अभी जान लीजिए यहाँ पर इसका अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इस पंक्ति में 100 वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। मतलब देखिए यहाँ पर भी 100 है हमारा, श्रव मतलब यहाँ पर भी 100 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 आ रहा है। जब भी कोई भी मतलब एक अक्षर, कोई भी एक अक्षर जैसे क ख का हो गया, मतलब किसी भी वर्ण का, स्वर वर्ण का हो चाहे व्यंजन वर्ण का हो, जब कोई भी अक्षर अगर बार बार रिपीट होगा तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। अभी आप लोगों को बहुत ही जल्द ट्रिक मिलेगा, उसमें मैं आप लोगों को अलंकार को एकदम खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, क्या है कि दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? अभी जान लीजिए समंग पद यमक अलंकार है। आगे ट्रिक बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई यहाँ पर कि देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पद पर चल रहा था? कौन अपने पद पर चल रहा था? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रलय। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? प्रलय हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि प्रलय चल रहा अपने पद पर, देखिए इसमें बोला भी है कि मैं कौन सा अलंकार है?
तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? मानवीकरण। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, बहुत ही जल्द मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है कि संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे हो रहा है मैं आपको बोला नहीं, एक बार भाई बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कमेंट्स वगैरह मत करिए आप लोग। इसको देखिए क्या है कि मधुकारियों की भीख लुटाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका देख लीजिए क्या अलंकार है, एक मिनट, हाँ इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि देवसेना की जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो निर्वता। कौन था? निर्वता था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? किसके समान गंवा दिया? तो मधुकरियों के समान गंवा दिया। मधुकरियों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि देवसेना का गीत में बावली किसे कहा गया है? तो देखिए भाई इसको मतलब ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में बावली किसे बोला गया है? तो आशा को। आशा को यहाँ पर बावली कहा गया है। आशा को क्या कहा गया है? बावली। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो पाथिक के रूप में। किस रूप में? पाथिक के रूप में इसने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? देख लो यहाँ पर कि देवसेना का गीत में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है? तो यौवनावस्था, जो यौवनावस्था है यानी जो यौवन अवस्था है उसको बचाए रखने की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि देवसेना की करुणा क्या कर रही है? तो देवसेना की जो करुणा है वो भाई क्या कर रही है? तो वह हाहाकार कर रही है। हाहाकार इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव न संभाल पाना। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? तो भाई पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। कैसा भाव? तो पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देख लीजिए कि देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया? किस कारण ठुकरा दिया? इस चीज को देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भ्रम के कारण। किस कारण? तो भ्रम के कारण इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए कि निम्न में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई थी? तो स्कंदगुप्त ने इसके जीवन में विहाग की तान उठाई थी। स्कंदगुप्त के चलते ही इनका दर्द तकलीफ जो भी था, क्योंकि भाई जिससे प्यार करेंगे अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा तो तकलीफ होगा, ये जाहिर सी बात है। श्रमिक स्वप्न की मधुमाया में पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? तो स्वप्न से आशय है स्कंदगुप्त की मधुर स्मृतियां। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त की मधुर स्मृतियां इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि उससे हारी होड़ लगाई, पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है? तो विपरीत परिस्थितियों से। किससे? तो विपरीत परिस्थितियों से। बस केवल वीडियो देखिए, समझिए और आप लोग एग्जाम देने चल जाइएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती है? तो किस धरोहर को यहाँ पर लौटाने की बात की गई है? तो स्कंदगुप्त का प्रेम एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा दोनों हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल में बोला जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। ठीक है, 27 का 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला जो चैप्टर था देवसेना का जो गीत था ये खत्म हो जाता है। इसी का और एक है कार्नेलिया का गीत। तो चलिए भाई कार्नेलिया वाला भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कार्नेलिया का गीत, इसके भी लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने 2 चैप्टर दिया है, एक देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत। और इस वीडियो में हम लोग इसी 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो आगे आपका और आएगा एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे, इसलिए आप लोग क्या करिए हमारे हर एक वीडियो को देखिए, तब मजा आएगा भाई। नहीं तो आप वही बोलेंगे कि सर आपका वीडियो देख के गए थे कुछ भी क्वेश्चन मिला नहीं। भाई मैं जितना वीडियो दे रहा हूँ सब देखिए, तब आप बोलिएगा कि मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे वही करते हैं, 1-2 वीडियो देखा चल गया एग्जाम देने, बोलेगा सर आपका कुछ भिड़ता ही नहीं है। भाई सब भिड़ता है, पूछ लीजिए जो मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज है। सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। और इसी से रिलेटेड ये है हमारा कार्नेलिया का गीत। एक का करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि कार्नेलिया का गीत के रचनाकार कौन है? अभी मैंने आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति। माने इस चैप्टर में भारत का जो संस्कृति है उसका जो प्रकृति है उसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है? भारत देश का कौन सा विशेषता नहीं है? ठीक है, यहाँ पर है कि हिंसा को धर्म मानना। ये हिंसा को धर्म मानना, तो भारत भाई हिंसा को कभी भी धर्म नहीं मानता, ये एक विशेषता नहीं है। फिर हम लोग आगे और देख लेते हैं ऑप्शन को क्या है
कि अनजान व्यक्तियों का आश्रय देना बिल्कुल देता है, किसी के दुख से द्रवित होना, किसी का अगर दुख होता है तो भारतीय भी अपना मतलब भारत के जो लोग हैं वो भी अपना दुख व्यक्त करते हैं। उषा का प्राणियों में अमृत रस दान करना ये भी है विशेषता। बट हिंसा को धर्म मानना, भारत कभी भी हिंसा को प्रायोरिटी नहीं देता, कभी भी इसको धर्म नहीं मानता है। अगला प्रश्न कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है, तो भारत देश में। कहाँ? भारत देश में इनको किनारा मिलता है। VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मधुमेह देश से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। क्या हो जाएगा? जो देशवासी है वो सभी के साथ एकदम अच्छे तरीके से पेश आते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं। उड़ते खग किसका प्रतीक है भाई, तो उड़ते खग जो है समस्त सांसारिक मनुष्यों का, समस्त जितने भी है सांसारिक मनुष्य जितने भी है उसका प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि कार्नेलिया का गीत कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 8वां वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है, तो कार्नेलिया भाई हमारा सेल्यूकस का पुत्री है। ठीक है, सेल्यूकस का पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है, तो हेमकुंभ में भाई हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है, देखिए ध्यान से। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार, देखिए यहाँ पर भी जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। और हेमकुंभ में क्या है, तो रूपक अलंकार है। नोट करते चलिएगा। देखिए उषा तथा तारे में क्या है, मानवीय अलंकार, ये 2 वर्ड में मानवीय अलंकार है। जब जगकर अनुप्रास अलंकार, और हेमकुंभ में आपका रूपक अलंकार है। ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए नोट करिए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है कि लघु सूर्धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है, तो भाई इसमें हमारा उपमा अलंकार है। नीचे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए कि सरधनु और पंख की आपस में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। जब भी कभी भी अगर 2 चीज में तुलना होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, तो उपमा अलंकार ही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है कि प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है, क्या टपकाती है भाई, देख लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुख की बूंदे। क्या हो जाएगा, सुख की बूंदे टपकाती है, सुख की बूंदे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 क्या है कि तारों के उगने का क्या कारण है, तो रात भर टिमटिमाना, मतलब रात भर तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए ये क्या करता है भाई, उगता है। तारों की जो उगने का जो कारण क्या है, रात भर टिमटिमाना। कार्नेलिया कहते हैं कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में ऊँगते रहते हैं। ठीक है, वही बात है कि रात भर जागते हैं इसलिए मस्ती में ये ऊँगते रहते हैं। कार्नेलिया कौन थी भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्यूकस की बेटी थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है, तो इसमें बोला गया कि अनजान लोगों को आश्रय देना बिल्कुल सही है, दूसरों के दुख में दुखी होना सही है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अनजान लोगों को ये आश्रय भी देते हैं और दूसरों के दुख में ये दुखी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत उनके किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है, तो ये भाई चंद्रगुप्त से लिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया जो आपका कार्नेलिया का गीत है चंद्रगुप्त से लिया गया है, और जो आपका देवसेना का गीत है यह आपका स्कंदगुप्त से लिया गया है। नोट करिएगा, याद रखिएगा। कार्नेलिया किसकी पुत्री है, बहुत बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, चलिए सेल्यूकस हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो गया। सेल्यूकस किसका सेनापति था, अभी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, सिकंदर का। सिकंदर का जो सेनापति था उसी का क्या नाम था, तो सेल्यूकस नाम था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18 क्या है कि कार्नेलिया किससे प्रभावित थी, तो भारत देश से भी प्रभावित थी और चंद्रगुप्त से भी प्रभावित थी। तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर 1 और 2 दोनों होगा, यानी एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों से। किससे भाई, 1 और 2 दोनों से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण या मधुमेह गीत गाती है, तो सिंधु नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंधु नदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए कि कार्नेलिया का गीत में किसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है, मतलब किसके महत्व के बारे में बताया गया है, तो इसमें भारत देश के महत्व के बारे में बताया गया है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत देश की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन 21 है कि कार्नेलिया के गीत के माध्यम प्रसाद जी ने भारत देश की किस विशेषता का उल्लेख किया है, तो शीतलमंद पवन का बहना सही है, सबको आश्रय देना सही है, भोर का सुहावना दृश्य से होना सही है, यानी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई, देख लो कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत देश में। कहाँ किनारा मिलता है, तो भारत देश में इसको किनारा मिल जाता है, भारत देश में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सूर्यधनु के समान किसे कहा गया है, तो रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को सूर्यधनु के समान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है। तो भारत देश में ही इसको सहारा मिलता है। जब भारत देश आ जाता है तो जो अनजान क्षितिज है उसको यहाँ पर सहारा मिल जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है देख लो कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां मरे करुण जल, पंक्ति में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। चार ऑप्शन है कि भारत देश के, भारतवासियों के स्वभाव की, प्रकृति की या फिर कार्नेलिया की। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारतवासियों के स्वभाव की। ठीक है, भारतवासियों भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसी चीज का यहाँ पर डिस्कस करा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो भाई ये जो चैप्टर है इसमें भारत देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसी के बारे में बातचीत किया गया है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस था हर एक चीज को बताया। देखिए भाई ये केवल अभी हमारा 2 ही चैप्टर हुआ, एक देवसेना का गीत हुआ, एक कार्नेलिया का गीत हुआ, अभी पूरा हिंदी बाकी है। तो आप ये मत सोचिए कि हम ये 2 चैप्टर कर लेंगे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा तब जाके आपका बेड़ा पार होगा। और बहुत सारे बच्चे 1-2 वीडियो देख के चले जाते हैं एग्जाम देने, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा भाई आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा नंबर आएगा। नहीं तो बस आप बोलिएगा कि सर आप जो पढ़ाती हूँ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।